हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था द स्ट्रगल टू सर्वाइव, जिसमें हमने यह देखा था कि फ्रांस की जो पब्लिक है वह किस तरीके से जीने के लिए संघर्ष कर रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि फ्रांस में रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ, ऐसे कौन से रीजन थे जिसके कारण रेवोल्यूशन फ्रांस में आया। तो लुई 16 had to increase taxes for reasons you have learned in the previous sections। तो लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो लुई 16 थे उनके माइंड में क्या आया, उनके माइंड में आया था कि टैक्स को क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए। हाउ डू यू थिंक वी कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। पर वह अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे वो ऐसा? वो तो किंग थे, वो तो लॉ बनाते, एक नियम बनाते और उसे लोगों को फॉलो करने के लिए बोल देते, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो देखते हैं कि क्यों नहीं कर सकते थे। इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General, which would then pass his proposal for new taxes. तो जो ओल्ड रेजिम द मोनार्क था, जो प्राचीन राजतंत्र था, तो उसकी एक शर्त यह थी कि जो किंग हुआ करता था तो वह टैक्स वगैरह जो होते थे उनको सिर्फ वह सोच ले कि मुझे टैक्स इंक्रीज करना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे टैक्स लगाने के लिए, टैक्स को इंक्रीज करने के लिए एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। किसकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी? स्टेट जनरल की। अब ये स्टेट जनरल क्या होता है और क्यों इनकी मीटिंग के द्वारा ही टैक्सेस इंक्रीज होंगे, चलिए इसे देखते हैं। The State General was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो यहाँ पर बताया गया जो स्टेट जनरल है वह क्या है, वह एक पॉलिटिकल बॉडी है, या हम कह सकते हैं कि स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, एक राजनीतिक संस्था है। और ये राजनीतिक संस्था या ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट कैसे बना है? ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है, थ्री स्टेट के जो मेंबर्स होते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, उनसे मिलकर बना है। थ्री स्टेट कौन से? जो फर्स्ट स्टेट आपने देखा था क्लर्जी का, सेकंड आपका नोबेलिटी का, और थर्ड में जो भी अदर मेंबर्स थे तो उनको देखा था। तो इन सब मेंबर्स को मिला के क्या बनता था? स्टेट जनरल बनता था। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, तो इन रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा डिसाइड किया जाता था कि हमें क्या करना है, टैक्स को इंक्रीज करना है या नहीं। ठीक, तो जो किंग हुआ करता था इनके सामने क्या रखेगा? प्रपोजल रखेगा कि न्यू टैक्सेस हमें लगाने हैं। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल ऑफ दिस बॉडी। तो जो राजतंत्र था, जो राजा था, वह क्या करता था? वह डिसाइड करता था कि हमको मीटिंग कब लेनी है, कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है ना। डिसाइड राजा ही करेगा कि मीटिंग हमको कब बुलानी है। और इसकी लास्ट मीटिंग कब हुई थी? इसकी लास्ट मीटिंग 1614 में हुई थी। ऑन 5 मई 1789, Louis 16 called together an assembly of the state general to pass proposal for new taxes। तो 5 मई 1789 में लुई 16 ने क्या किया? असेंबली बुलाई और उस असेंबली में स्टेट जनरल के सामने एक प्रपोजल रखा, न्यू टैक्सेस का, न्यू टैक्स लगाने का एक प्रपोजल रखा। तो उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पर एक नए करों के प्रस्ताव रख दिया, नए टैक्स लगाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने? प्रपोजल रखा। किसके सामने? स्टेट जनरल के सामने। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second state sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर आए हुए हैं, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर हैं वो कितने हैं? वह 600 मेंबर आए हुए हैं। 600 मेंबर क्यों है इसके? एक्चुअल जो थर्ड स्टेट है, तो थर्ड स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो फर्स्ट और सेकंड स्टेट की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। अब जो फर्स्ट और सेकंड
स्टेट के लोग थे तो वो क्या किए, वह रो में सीटेड हो गए, रो में सीटेड हो गए, हाँ, सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर इन ऑन टू साइड से, एक दूसरों के आमने सामने फेस करके बैठ गए। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे तो उन्हें बैठने नहीं मिला, वो खड़े हैं। किसके पीछे खड़े हैं? वो जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं उनके पीछे खड़े हैं। The third state was represented by its more prosperous and educated members। तो जो थर्ड स्टेट में जो सबसे ज़्यादा समृद्ध लोग हैं, जो शिक्षित लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो इनके रिप्रेजेंटेड बन के आए हुए थे। इनमें पीजेंट, आर्टिसियन एंड वीमेन जो हैं तो वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, उनको इस असेंबली में, इस सभा में आने के लिए अनुमति नहीं है, उन्हें मनाही है। However, their grievance and demands were listed in some 14,000 letters which the representatives had brought with them। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है, किसकी प्रॉब्लम्स? जो पीजेंट है, आर्टिसियन है, वीमेन है, तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है तो इन सब की प्रॉब्लम्स इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो उनके थ्रू किंग तक पहुंचती हैं। तो इनके रिप्रेजेंटेटिव 14,000 लेटर के साथ इनकी सारी समस्याओं को लेकर राजा के पास आए हैं और अपना क्या करेंगे, जो प्रस्ताव है वहाँ पर सुनाएंगे कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice, but members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote। तो स्टेट जनरल के जो नियम थे तो उनके अनुसार क्या होता था, कंटिन्यू जो एक क्लास का एक स्टेट का जो लोग होते थे तो वह वन वोट दिया करते थे, है ना। तो ईच स्टेट हैड वन वोट, प्रत्येक जो स्टेट के लोग हैं एक वोट देंगे। लेकिन क्या हुआ था कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या किया, एक डिमांड रखी किंग के सामने कि जितने भी मेंबर आए हुए हैं उन सभी मेंबर को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए, है ना। पूरा मतलब क्या होता था कि एक स्टेट में से एक वोट जाती थी, एक वोट जाएगी तो क्या होगा कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स चुकाना नहीं होता था, तो ये तो राजा के साइड ही बोलेंगे। और थर्ड स्टेट का जो लोग थे जबकि उसमें पॉपुलेशन अधिक थी तो उनकी वोटिंग क्या होना चाहिए था, उनका कहना था कि उनकी वोटिंग जो 600 लोग आए हैं तो उनके अकॉर्डिंग ना वोटिंग होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं था। मतलब एक स्टेट एक वोट डालेगा, है ना। तो एक मत हो गया, फर्स्ट स्टेट का एक हो गया, सेकंड स्टेट का दूसरा हो गया, तो दो तो ये ना होगा जो राजा के साइड होंगे, जो किंग के साइड होंगे। और थर्ड स्टेट का भी वन ही मिलता, 600 में भी वन ही मिल रहा था उनको तो वन वोट डालने को। तो उन्होंने इस चीज़ का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने किया कि जितने भी मेंबर आए हैं उन सब मेंबर को वोट डालने का राइट दिया जाए, अधिकार दिया जाए। तो इस डिमांड को क्या किया, इस डिमांड को राजा ने क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक, उन्होंने बोला कि नहीं, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। अब फिर क्या हुआ तो दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बट फॉरवर्ड बाय philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। When the king rejected this proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest। तो जब उन्होंने इस चीज़ को रखा सामने, इस मांग को रखा, इस डिमांड को पूरा रखा, तो किंग ने क्या कर दिया, मना कर दिया, है ना, कि हम इस चीज़ को नहीं मानते। और इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, तो इसी चीज़ को जो फिलासफर हैं रूसो, उन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी इसे बताया है कि इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन किंग ने क्या कर दिया, उसे रिजेक्टेड कर दिया। उनका जो प्रपोजल था कि सभी मेंबर्स को वोट डालना चाहिए, तो इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो असेंबली थी उसको बायकाट कर दिया, है ना। उन्होंने उस असेंबली को क्या कर दिया, बायकाट कर दिया। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोकमैन for the whole French nation। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles।
और उन्होंने इस असेंबली को बायकाट करके उसका प्रतिरोध करते हुए, उसको प्रोटेस्ट करते हुए उस सभा को उन्होंने छोड़ दिया। और जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खुद को अपना फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता माना कि भाई हम ही सब कुछ हैं अब, है ना। और 20 जून को उन्होंने क्या किया कि जो वर्साय का इंडोर टेनिस कोर्ट है वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक असेंबली वहाँ पर ली गई। और दे डिक्लेयर देमसेल्व अ नेशनल असेंबली एंड सॉर नॉट टू डिस्पेयर टिल दे हैड drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch। और वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यह घोषित किया कि आज से हमारे जो ये ग्रुप है इसको हम नेशनल असेंबली नाम देते हैं। मतलब उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और शपथ क्या ली उन्होंने शपथ ली कि जब तक कि हम जो किंग है उसकी पावर को हम कम नहीं कर देते, है ना, कम करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं कर लेते, तब तक हम क्या करेंगे, हम इस नेशनल असेंबली को खत्म नहीं करेंगे, है ना, इसको भंग नहीं करेंगे। तो दे वर लेड बाय Mirabeau and Abbessier। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege। He brought out a journal and delivered powerful speech to the crowd assembled at Versailles। अब जब ये जो नेशनल असेंबली बनके तैयार हुई, कौन सी नेशनल असेंबली, वह थर्ड स्टेट के लोग जिन्होंने किंग के सामने डिमांड रखी थी कि वोट सभी को डालने मिले, पर उन्होंने क्या किया था, उस चीज़ को मना कर दिया था, डिनाई कर दिया था राजा ने, है ना। तो इन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली खुद बनाई और उस नेशनल असेंबली में उन्होंने कहा कि हम खुद संविधान को तैयार करेंगे, हम खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। और इनके नेता कौन थे, इनका लीडरशिप कौन कर रहा था, इनका लीडरशिप जो कर रहा था उसका नाम था मिराबियो एंड आबेसिए। तो जो मिराबियो थे वो क्या, एक नोबल फैमिली से, जो नोबल्टी है, जो सेकेंड स्टेट के लोग होते हैं ना, उससे बिलोंग करते थे। और जो आबेसिए हैं वो क्या थे, आबेसिए एक क्लर्जी थे। आबेसिए क्या थे, एक क्लर्जी थे। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि एक बुक निकाली, एक पत्रिका निकाली, किसने, मिराबियो ने। और उसमें ना क्या किया, उस चीज़ में उन्होंने बताया कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं तो उनके बारे में उन्होंने जो लिखा, उस चीज़ को उन्होंने जोर जोर से भाषण की तरह देना शुरू कर दिया। कहाँ पर, वर्साइल में, है ना, जो असेंबली हुई थी उस असेंबली में उन्होंने जोर जोर से भाषण देना शुरू कर दिया। Abbesius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State। तो जो आबेसिए थे वो ओरिजिनली क्या थे, वो एक प्रीस्ट थे, है ना, क्लर्जी थे। और उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा और उस पैम्फलेट में क्या लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या है। तो while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seeded with turmoil। A severe winter had meant a bad harvest, the price of bread rose, often bakers exploited the situation and hoarded supplies। तो जहाँ पर नेशनल असेंबली एक तरफ तो क्या कर रही थी, ड्राफ्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन कर रही थी, अपने संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, है ना। और पूरा फ्रांस क्या था, पूरे फ्रांस में रेवोल्यूशन की एक लहर दौड़ रही थी, है ना, एक क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी लोगों के मन में कि हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को आज़ादी चाहिए, किससे, इस राजा से, इस राजतंत्र से, है ना। तो इस तरीके की क्रांति लोगों के मन में चल रही थी। और वहीं पर क्या हो रहा था दूसरी तरफ, तो ऐसा विंटर, मतलब ऐसे कड़ाके की ठंड आई थी कि जो हार्वेस्ट थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। अब जब हार्वेस्ट ख़राब हो जाएगी, जब क्रॉप्स वगैरह जो होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, तो प्रोडक्शन तो कम हो जाएगा। अब प्रोडक्शन कम होगा जबकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, डियरनेस इंक्रीज हो जाएगी, डियरनेस बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो वहीं पर जो
ब्रेड थे तो उनके प्राइस क्या हो रहे थे, बहुत अधिक मात्रा में रोज हो रहे थे, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे थे। ये कहा जाए कि जो पाव रोटी थी, जो ब्रेड थी, उसके जो दाम थे, जो उसकी प्राइस थी, वो आसमान छू रहे थे। तो इसके बावजूद, मतलब इतनी महंगाई होने के बावजूद, जो बेकरी ऑनर थे, जो बेकर्स थे, वो क्या करने लगे, इस सिचुएशन का फायदा उठाने लगे। कैसे फायदा उठाने लगे, वो जो कमोडिटी थी, जो पाव रोटी वगैरह थी, उसकी सप्लाई को उन्होंने क्या कर दिया, उसकी सप्लाई को उन्होंने बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया, लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको ब्रेड चाहिए, तो उनको तो सप्लाई करना चाहिए ना। तो एक्चुअल क्या था कि जो बेकरी ऑनर थे या जो बेकर्स थे, तो उनके माइंड में आया कि जब प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे ब्रेड के, तब हम अपने ब्रेड को क्या करेंगे, मार्केट में सप्लाई करेंगे, जिससे उन्हें क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसे बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा ना। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सप्लाई को स्टॉक कर लिया, सप्लाई नहीं की, है ना, मार्केट में सप्लाई करना कम कर दिया। अब सप्लाई कम करेंगे तो उससे क्या होगा, पब्लिक के पास तो वह मटेरियल पहुंचेगा ही ना। अब आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वीमेन स्टॉर्म्ड इन टू द शॉप। तो घंटों लंबी लाइन में लगने के बाद भी यदि जो बेकरी का ऑनर है वह कह दे कि माल खत्म हो गया, वस्तु खत्म हो गई, तो क्या होगा, लोगों को गुस्सा आएगा। तो वहीं पर लोगों को क्या हुआ, गुस्सा आया। एंग्री वुमेन ने तो क्या किया, स्टॉर्म इनटू द शॉप, इस शॉप पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, है ना, हमला बोल दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और इसी टाइम पर जो किंग था, जो लुई 16 था, उसने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को मूव इनटू पेरिस, पेरिस पर क्या करने के लिए, घुसने के लिए ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पर इस लाइन पर आपको फर्स्ट वीडियो में जब आपने पढ़ा होगा, आपकी बुक में जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपने देखा था कि 14 जुलाई को जो किंग था उसने अपनी सेना को, अपनी आर्मी को, अपनी ट्रूप्स को क्या किया था, मूव इनटू पेरिस, ऑर्डर दिया था कि पेरिस में घुस जाए। और वहीं पर लोगों को, पेरिस की जो जनता थी वहाँ पर क्या था, स्टेट ऑफ अलार्म्स था, लोगों के मन में क्या था, भय था, आतंक का माहौल था। और उस आतंक के माहौल में क्या हुआ था, उस आतंक के माहौल में लोगों ने बास्टिल का जो फोर्ट था उसे क्या किया था, डिमोलिश कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। So the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manors and hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops. तो लोगों ने क्या किया था, 14 जुलाई को जो बास्टिल का फोर्ट था उसे डिमोलिश कर दिया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वहीं कंट्री साइड में भी क्या हो गया, एक अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैली, अफवाह यह फैली कि जो जागीरदार है, जो लैंड ऑनर हैं, तो लैंड ऑनर ने क्या किया है, लैंड ऑनर ने कुछ लोगों को बुलाया है और वह क्या करेंगे, उनकी जो राइप क्रॉप है, उस राइप क्रॉप को क्या करेंगे, वो खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जो उनकी राइप क्रॉप है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये लोगों को अफवाह फैली। तो caught in a frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchfork and attacked Chatu. They looted, hoarded grain and burnt down documents containing records of manorial dues. A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries. तो अब इसमें क्या हुआ, जब ये खबर फैली लोगों के पास, तो लोगों ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, जो पीजेंट वगैरह थे उन्होंने कुछ होस और कुछ पिचफोर्क्स लेके लोगों के जो ग्रामीण जो चैटू थे, है ना, तो उन चैटों पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। चैटो मीन्स होता है जो गांव में जो किले बने होते हैं ना लोगों के, मतलब जो राजा के छोटे छोटे किले बने होते थे, उन किलों पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ग्रेन थे,
तो उन ग्रैन को, जो अन्न के भंडार थे, तो उन सबको लूट लिया और लगान संबंधी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया उन्होंने जलाकर राख कर दिया, उसे टोटल खत्म कर दिया। तो कुछ बड़ी संख्या में, लार्ज नंबर ऑफ नोवेल, तो बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, फ्लेड हो गए, है ना, वहां से उस जगह से फ्लेड हो गए, भाग गए, डर के क्या हो गए, भाग गए। और बहुत सारे लोगों ने तो क्या किया, अपने पड़ोसी जो देश थे वहां जाकर उन्होंने शरण ली, वहां पर माइग्रेट हो गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked via Constitution. On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. तो अब यहाँ पर जो विद्रोही प्रजा थी, है ना, जो, तो उन्होंने क्या किया कि जब देखा किंग ने कि अब हमारा यहाँ पर राज्य नहीं चल सकता, अब हम अपनी बात यहाँ पर नहीं मान सकते, तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को क्या किया, नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया, जो उसके प्रिंसिपल थे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, आपको मान्यता देता हूँ, और आप चाहते हैं कि जो मेरी पावर है, किंग ने कहा कि जो मेरी पावर है उसे आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो उसे आप क्या कर दिए, डिवाइड कर सकते हैं, और आप एक नया संविधान बना सकते हैं, और उसकी जो सत्ता होगी, उसका जो पावर होगा, तो कौन कंट्रोल करेगा, आपका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वह उसे कंट्रोल कर सकता है। मतलब जो राजा की पावर है, जो किंग की पावर थी, उसे अब कौन कंट्रोल करेगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जाएगा वह कंट्रोल करेगा। तो 4 अगस्त 89 में, है ना, 4 अगस्त 89 में क्या किया, जो असेंबली पास द डिक्री अप्लाइसिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लाइजेशन एंड टैक्सेस। तो 4 अगस्त 89 को जो असेंबली ने क्या, जो टैक्स लगाए जा रहे थे और जो सामंती व्यवस्था थी, उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. As a result, the government required assets worth at least 2 billion livres. तो अब क्या हुआ, अब जो टाइट लगाया जा रहा था, जो धार्मिक कर वगैरह थे, जो चर्च के द्वारा वसूले जाते थे, उन सब टैक्स को क्या कर लिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। और जो चर्च के पास लैंड्स थी उस पर भी क्या कर लिया गया, अब कब्जा कर लिया गया। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिब्रे की जो एसेट थी, जो संपत्ति थी, वह उनको अब मिल गई थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रांस में क्या हुआ, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।